हेलो स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो में हम लोग हाइड्रोलिक्स के एक नए चैप्टर ऑरफिस को देखने वाले हैं। ऑरफिस क्या होता है इसको हम समझते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। ऑरफिस कुछ नहीं, एक प्रकार से एक छेद होता है। जैसे किसी पात्र में या किसी टंकी के तली से कुछ ऊंचाई पर अगर उसमें जो छेद होता है वही ऑरफिस होता है। अगर हम इसको सपोज दैट मान लेते हैं एक बाल्टी है, ठीक है, और इसके यहाँ पर एक छेद कर दिया जाए, ठीक। तो अब इसमें भरा हुआ जो द्रव रहेगा वो क्या करने लगेगा, यहाँ से निकलने लगेगा। तो इस प्रकार के जो यही छेद है इसी को हम क्या बोलेंगे, यही ऑरफिस बोला जाता है। अगर हम यहाँ पर करें, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर काटें तो यहाँ से भी द्रव निकलेगा, लेकिन इसको हम ऑरफिस नहीं बोलेंगे, इसको हम नाच बोलते हैं, जिसको अगले हम चैप्टर में पढ़ेंगे। तो समझ में आया कि ऑरफिस क्या होता है। तो किसी टंकी की दीवार या तली में बने छिद्र को जिसमें कोई द्रव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित हो सके ऑरफिस कहलाता है। यानी कि किसी टंकी या दीवार की तली में बना छिद्र ही क्या कहलाता है, ऑरफिस कहलाता है, जिसमें जो द्रव का प्रवाह हो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हो। क्योंकि यहाँ पर जो द्रव भरा हुआ है ऊंचाई के कारण इसमें दाब है, और यहाँ पर यह मुक्त विसर्जन हो रहा है, यहाँ पर क्या वायुमंडल में हो रहा है, तो ये यहाँ पर जो दाब है यहाँ पर कम है। तो इस प्रकार का जो यही छिद्र है यही क्या कहलाता है, ऑरफिस कहलाता है। अब आइए हम समझते हैं कि ऑरफिस कितने प्रकार के होते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑरफिस यानी कि ऑरफिस का वर्गीकरण। पहला है आकार के आधार पर ऑरफिस, यानी हम पहले देखने वाले हैं कि आकार के आधार पर कितने प्रकार के ऑरफिस होते हैं। तो आकार के आधार पर दो प्रकार के ऑरफिस होते हैं, पहला छोटा ऑरफिस और दूसरा कौन सा होता है, बड़ा ऑरफिस। तो छोटा ऑरफिस किससे कहते हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो द्रव भरा हुआ है यहाँ एक, यह क्या है, ऑरफिस यही है। तो इसका जो यहाँ पर डायामीटर है वह डी है, यह उसका ऑरफिस का ऊपरी सिरा है और ये निचला सिरा है। और ये जो ऑरफिस के केंद्र से इसकी ऊंचाई स्वतंत्र द्रव तल की कितनी है, h है। तो छोटा ऑरफिस किससे कहते हैं, जब h की वैल्यू क्या हो, इसके दोगुने से अधिक हो तो वह छोटा ऑरफिस कहलाता है। इसका मतलब ये है कि D जो है कि यानी कि जो ऑरफिस बना हुआ है वह स्वतंत्र तल से काफ़ी नीचे बना होता है। तो इस प्रकार का ऑरफिस छोटा ऑरफिस कहलाता है। इस ऑरफिस के ऊपरी तथा निचली किनारों पर द्रव कणों की गति लगभग समान होती है। यानी जो छोटे ऑरफिस होते हैं उनमें जो द्रव कण की गति होती है वह समान होती है। ऊपरी और निचली सिरे का मतलब ये है, यहाँ पर जो द्रव कण का वेग होगा वही लगभग यहाँ पर भी होगा, क्योंकि हाइट अधिक होने के कारण प्रेशर में यहाँ पर डिफरेंस काफ़ी कम होगा। प्रेशर डिफरेंस कम होने के कारण जो वेग भी होगा लगभग समान होगा। तो इस प्रकार से हम छोटा ऑरफिस किसको कहेंगे, जब ऑरफिस का जो यह ऊंचाई है या ऑरफिस का जो आकार है वह उसके स्वतंत्र तल से जो ऊंचाई है उससे दोगुने से अधिक होती है, तो वह क्या कहलाता है, छोटा ऑरफिस कहलाता है। अब हम बड़े ऑरफिस को क्या बोलते हैं, जो अगर h की वैल्यू क्या हो, इसके d दुगने यानी कि जो ऑरफिस प्लेट ऑरफिस है उसके दोगुने से क्या हो, कम हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बड़ा ऑरफिस। बड़े ऑरफिस में क्या होता है कि जो इसके ऊपरी किनारों पर और निचले किनारों पर द्रव कणों का जो वेग होता है वह अलग अलग होता है। अब हम जानते हैं कि आकृति के आधार पर जो ऑरफिस होता है कितने प्रकार के होते हैं। तो आकृति के आधार पर वृत्ताकार, वर्गाकार और आयताकार और त्रिभुजाकार टाइप के
आर्फिस होते हैं। जो मेन प्रयोग किए जाते हैं वह वृत्ताकार आकार वाले आर्फिस ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। अब हम तीसरा जानेंगे, प्रति प्रवाह की ओर आर्फिस की धार की आकृति के आधार पर जो आर्फिस कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस टंकी में द्रव भरा हुआ है और जो आर्फिस, यही आर्फिस है और यहाँ पर द्रव बह रहा है और इसके यहाँ पर जो हम देख रहे हैं यह इसके सिरे के आधार पर एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि आर्फिस कितने प्रकार का होता है। तो तीक्ष्ण धार वाली आर्फिस, शार्प इज वाली आर्फिस किसको बोलते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका सिरा क्या है, तीक्ष्ण बना हुआ है। तो इस प्रकार के आर्फिस को हम क्या बोलेंगे, तीक्ष्ण आर्फिस बोलेंगे। वर्गाकार धार आर्फिस यानी स्क्वायर इज आर्फिस किसको हम बोलेंगे, अगर जो आर्फिस का ऊपरी और निचला सिरा क्या हो, वर्गाकार हो, तो इस प्रकार के आर्फिस को हम स्क्वायर आर्फिस बोलेंगे, स्क्वायर इज आर्फिस बोलेंगे। अगर हम देख रहे हैं तीसरे फिगर में जो यहाँ पर जो आर्फिस है उसका सिरा यहाँ पर हम देख रहे हैं, जो आज का हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं वह है हाइड्रोलिक कोफिशिएंट यानी जलीय गुणांक। तो इस वीडियो में हम हाइड्रोलिक कोफिशिएंट के प्रकार को देखेंगे। पहला है कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन, संकुचन गुणांक। दूसरा है कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, वेग गुणांक। और तीसरा है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज यानी कि विसर्जन गुणांक। और चौथा है कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध गुणांक। तो इस प्रकार से चारों जलीय गुणांकों को हम एक एक करके आइए देखते हैं। अब आइए हम लोग कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन यानी संकुचन गुणांक को देखते हैं। जेट संकोच पर जेट का क्षेत्रफल तथा आर्फिस के क्षेत्रफल के अनुपात को संकुचन गुणांक कहते हैं। इसे सीसी से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन क्या होता है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक टंकी बनी हुई है और टंकी के तली पर क्या है, एक आर्फिस बना हुआ है। H अधिक होने के कारण द्रव क्या होता है, जेट के रूप में निकलता है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जेट के रूप में जब निकलता है तो उसके d/2 दूरी पर जेट संकोच बनता है। जहाँ पर द्रव के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल सबसे कम होता है वही जेट संकोच कहलाता है। तो इस प्रकार से हम कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन किसको बोलेंगे, जेट संकोच पर जेट का क्षेत्रफल यानी जहाँ पर ये जेट संकोच बन रहा है उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तथा आर्फिस का क्षेत्रफल, जो ये आर्फिस लगा हुआ है इसके क्षेत्रफल के अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन। और इसको हम सीसी से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से अगर जेट संकोच का क्षेत्रफल AC हो तथा आर्फिस का क्षेत्रफल A हो तो कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन CC बराबर क्या हो जाएगा, AC/A। और CC का औसत मान लगभग 0.64 होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी जेट संकोच का क्षेत्रफल जो होगा वो हमेशा आर्फिस के क्षेत्रफल से कम होगा। तो इस प्रकार से जब भी कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन की जो वैल्यू होगी वह हमेशा 1 से कम ही आएगी। अब आइए दूसरा देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी यानी वेग गुणांक को। जेट संकोच पर द्रव की वास्तविक वेग तथा द्रव के सैद्धांतिक वेग के अनुपात को वेग गुणांक कहते हैं। इसे CV से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जो यह जेट बना हुआ है यहाँ पर जो वास्तविक वेग है, वास्तव में जो जेट संकोच पर वेग है और सैद्धांतिक वेग के अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। तो अगर तो इस प्रकार से कोफिशिएंट वेलोसिटी बराबर क्या हो गया, जेट संकोच पर वास्तविक वेग बटे सैद्धांतिक वेग। सैद्धांतिक वेग कितना होता है, √2gh। तो इस प्रकार से कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी बराबर क्या हो जाता है, CV बराबर क्या हो जाता है, VC/
√2GH। जो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी का वैल्यू होता है वह लगभग 0.97 होता है। यहाँ पर हम एक बात ध्यान देंगे कि जो जेट संकोच पर वास्तविक वेग होता है वह हमेशा सैद्धांतिक वेग से कम होता है, तो इसलिए कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी का वैल्यू भी 1 से हमेशा कम ही आएगा। अब आइए हम लोग तीसरा कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज को देखते हैं, यानी विसर्जन गुणांक को देखते हैं। द्रव के वास्तविक विसर्जन तथा सैद्धांतिक विसर्जन के अनुपात को विसर्जन गुणांक कहते हैं। इसे CD से प्रदर्शित करते हैं। अगर जैसे कोई द्रव प्रवाहित हो रहा है तो उसके वास्तविक वेग और सैद्धांतिक वेग के अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं, विसर्जन गुणांक कहते हैं। तो CD बराबर क्या हो जाएगा, वास्तविक विसर्जन और बटे सैद्धांतिक विसर्जन। तो इस प्रकार CD बराबर क्या हो जाएगा, अगर वास्तविक विसर्जन Q हो और सैद्धांतिक विसर्जन क्या हो, A√2GH हो, तो CD बराबर क्या हो जाएगा, Q/A√2GH। CD का मान यानी जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है इसकी वैल्यू हमेशा 0.61 तथा 0.64 के बीच होता है। तो आइए अब कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध गुणांक को देखते हैं। प्रवाह के समय गतिज ऊर्जा में हानि तथा वास्तविक गतिज ऊर्जा के अनुपात को प्रतिरोध गुणांक कहते हैं। इसे CR से प्रदर्शित करते हैं। अगर गतिज ऊर्जा में हानि, तो इस प्रकार से CR बराबर क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा में हानि बटे वास्तविक ऊर्जा में हानि। और CR का मान यानी इसका मान जो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू हमेशा क्या होता है, 0.063 के लगभग बराबर होता है।